लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया था और बल्कि कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था, लेकिन मेरे हिसाब से आप लास्ट क्लास में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कुछ फॉर्मूलाज को लेकर के, और मैं भी फिर उस चक्कर में कि आप ये कह रहे हैं सर इसमें माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, उस चक्कर में उनको ऊपर नीचे हम लोग करके खत्म किए थे। लेकिन आज की क्लास में ऐसे हमें खिचड़ी नहीं पकानी, आपको बस कायदे से क्या करना है, एक एक फॉर्मूले को पहले अच्छे से समझना है कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मुझे दोनों काम कराने थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नहीं समझे निशा, क्या बता रही हो? 2 दिन हो गए क्या इस पे? एक ही दिन हुआ है, वेव ऑप्टिक्स का 1 दिन हुआ है ना, हो गए। हाँ ठीक है, तो अभी हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को उस दिन समझ लिया था, और उसी के साथ साथ मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के बाद आपको कुछ फॉर्मूले और बताए थे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब किया था, लेकिन उसमें उतना क्लैरिटी आपको शायद नहीं मिल रही थी। अब ध्यान से आप समझिए एक एक बात को। इस पूरे चैप्टर में से यानी वेव ऑप्टिक्स में से 2 डेरिवेशन में से एक तो पक्का उधर से आ गया, सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेस पर प्रूव करना, एक तो वहां से आ गया पक्का। अब उसके बाद बचता है मेरे पास 2 टॉपिक मोटे मोटे तौर पर, ठीक है ना। कौन कौन से, एक बार फिर कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं आप लोगों को। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सर उसके यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली कंडीशन, डेरिवेशन बहुत ज्यादा लंबे चौड़े तौर पर अगर आपके याद नहीं भी रहे तो उसमें एक फॉर्मूला तो सर ये आता है, I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बताओ इसमें ये I क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है और फाई क्या है, ये टर्म बताइए क्या है जल्दी से। वेरी गुड। जब 2 या 2 से ज्यादा वेव, जब 2 स्लिट से निकलने वाली 2 वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती हैं तो वो वहां पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं या तो डिस्ट्रक्टिव, 2 ही केस हो सकते हैं, यानी या तो ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी या तो डार्क फ्रिंज। सर वो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वो भी, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वो भी फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है, उन दोनों वेव के बीच के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। सर ये जो आई होती है ना, ये इंटेंसिटी होती है, I is the intensity of the light at that point where the 2 waves superpose each other। समझ मेरी बात ना, जहां 2 वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही होती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने वहां पर ये क्या निकाली है, इंटेंसिटी निकाली है। और ये A1 क्या है, पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, ये A2 क्या है, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड, और ये फाई क्या है सर, उन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस या फेज एंगल। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे पूछ लिया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बस देखो मैं बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बात करूंगा। पहले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितने के इक्वल होना चाहिए सर, फाई = 2n पाई होना चाहिए। बोलो याद है कि नहीं है? फाई = 2n पाई, फाई = 2n पाई होने का मतलब यह है सर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन करती हैं, तब उस समय उन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ये तो हुआ फेज डिफरेंस के केस में। और सर इनके बेस में है ना, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एन की वैल्यू क्या रखोगे, 0 1 2 3 रख सकते हो, समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? n बराबर 0 पर क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, n बराबर 1 पर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह से होगा, ठीक है ना। इसी का मुझे बता, पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या था? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको मैंने ऐसे याद करवाया था, द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट रीचिंग द पॉइंट P इज इक्वल टू इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। याद आ रहा है? ऐसे करके लिखवाया था, ठीक है। अब इसी का मैंने पाथ डिफरेंस वाला टर्म में बताया था। फाई को अगर आप चाहो तो आप भूल भी जाओ तो ये याद कर लेना, फाई बराबर 2 लैम्डा इंटू एक्स, तो इसकी हेल्प से निकल आता है। तो यहां से एक्स कितना आया था बताओगे, n लैम्डा, शायद ये आया था। मतलब फेज डिफरेंस तो सर क्या होना चाहिए, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस जो है वो केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। क्लियर है? डबल स्लिट से बनने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगा, अगर
उन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या फिर उनके बीच का पाथ डिफरेंस उनकी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। खत्म कहानी, ठीक है। इसके बाद दूसरा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भाई क्या था, फाई इक्वल टू, बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई इक्वल टू 2n+1 पाई के इक्वल होना चाहिए, 2n+1 पाई। सर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती हैं तो स्क्रीन पर मिलेगा हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मतलब जैसे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, बताओ 0, 4 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इन पर क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इनके बीच में 0, 2 पाई के बीच में एक पाई आएगा, पाई, 3 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इन पे क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात खत्म। तो क्लियर हो गया। और पाथ डिफरेंस के लिए क्या कहा था सर, पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। याद आ रहा है, ये 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, याद हो गया। आगे बढ़ जाओ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अभी इतना ही मिला। अब आगे आ जाओ भाई। I1 देखो, अगर मैंने एक फॉर्मूला आपसे फिर पूछ लिया, I1 अपॉन I2 बराबर A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू W1 अपॉन W2, शायद यही था ना। बहुत बढ़िया, एक रिलेशन ये मिल गया। W1 W2 का मतलब विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे कह दिया I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रिलेशन बताओ, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो इसके लिए सर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इतने सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए, पक्का, बहुत अच्छे। अब आ जाओ जी। इसके बाद ये अभी भी सब कुछ ये YDSC में ही चल रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC द पोजीशन ऑफ, है ना, द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी, सही बताना भाई, गलत बता रहे हो। yn बराबर, हाँ yn बराबर, n बोले थे पहले, ओके, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, वेयर n इज इक्वल टू, कौन बताएगा, n इज इक्वल टू मतलब n कहां से शुरू होगा, 0 1 2 3, n बराबर 0 क्योंकि तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, n बराबर 1 पर पहली ब्राइट, n बराबर 2 पर दूसरी ब्राइट, n बराबर 3 पर तीसरी ब्राइट। बार बार कह रहा हूं, ध्यान सुनो, उस दिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसको बड़े अच्छे से मैं आप समझा रहा हूं, एक लाइन से, सीक्वेंस के साथ। डेरिवेशंस बहुत लंबे लंबे मैं नहीं करा रहा हूं, और पहली बात मुझे लग नहीं रहा कि वो सिलेबस में आपके हैं, ठीक है नहीं ना। तो बस फिर आपके फॉर्मूले याद करिए, बहुत ज्यादा काम देंगे आपको, ठीक है ना, समझ गए। तो बिना बात चक्कर में मत पड़ना, आप डेरिवेशन नहीं करने, बहुत लंबे लंबे मैंने डेरिवेशन करवाए हुए समय, वो नहीं करने हैं सब, केवल फॉर्मूले काम चल जाएगा आपका, क्लियर। yn बराबर n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्लियर है। बताओ अगर मैं आपसे पूछ बैठूं पांचवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, सेंट्रल मैक्सिमम से पांचवी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D बताओ बच्चों, इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, ठीक है ना जी। चलो ये तो हो गया। अब लैम्डा क्या है सर, वेवलेंथ यूज्ड, है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है ना, जो लाइट हमने यूज की है उसकी वेवलेंथ, ओके। स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, हो गया। चलो काम बन गया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और n मतलब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कौन सी ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं आप, तो nth ब्राइट फ्रिंज हो गया ये। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, वेरी गुड, 2n-1 या 2n+1, मैंने तो 2n+1 लिखवाया होगा, हाँ तो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d।
ये कब है, बार बार कह रहा हूं, इस पे मैंने आपको कहा था उस समय कि यहां पर आप n की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 0 से ही लेके चलेंगे। अगर ये लेंगे तो आप 0 से लेके चलेंगे, और लेकिन जब n बराबर 0 रखोगे तब उसको फर्स्ट डार्क कहोगे। और अगर आप लोग 2n-1 ले रहे हैं, हाँ वेरी गुड, तो ये बहुत कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो वो याद कर लो, इसका मतलब आगे ना रेक्स उससे। अभी देख लेते हैं, मतलब अगर आपने ये याद कर लिया y n डैश बराबर कितना 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d, बताओ यहाँ n की वैल्यू अगर 1 रखूं तो d लैम्डा अपॉन 2d, और यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखूं तो d लैम्डा अपॉन 2d। हाँ सही है, मैं जब इसमें n की वैल्यू 0 रखूंगा तो भी मुझे फर्स्ट डार्क मिलेगी, और अगर इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी फर्स्ट डार्क मिलेगी। तो आप अगर चाहो तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसी वाले फॉर्मूले को याद कर लो, y n डैश बराबर 2n-1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d स्मॉल 2d। इसमें क्या करना होगा, अगर तुम्हें एक बार सुनो बस, अब सब कुछ समराइज कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, ये फॉर्मूले भी इतने ज्यादा काम नहीं देंगे अब शायद, लेकिन फिर भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, आप इनको ध्यान में रखो। सुनो ध्यान से, अगर मैंने आपसे पूछा पांचवी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमम से, तो जवाब होगा आपका 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सर इसमें रखेंगे, समझ गए ना। आठवीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ, हो जाएगा। मैं कहूंगा दो अलग अलग लाइट यूज की, इस वाली लाइट की चौथी ब्राइट, उस वाली लाइट की छठी ब्राइट आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, तो फिर क्या करोगे सर, इसका yn निकालेंगे उसके लैम्डा के हिसाब से, उसका yn निकालेंगे उसके लैम्डा के साथ, लेकिन इसकी चौथी n की वैल्यू 4, उसमें n की वैल्यू 6 लेकर के, d और स्मॉल d सेम रहेगा दोनों केस में, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट सेम अप्रेंटिस किया गया है। समझ में आ रही बात ना। तो ऐसे में सर दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल आएगा, जो भी वो चीजें पूछ रहा होगा कुल मिलाकर। क्लियर है। अब यहां जाओ, अगर मैंने पूछा आपसे पांचवी, ये बच्चे ध्यान लगाओ, मेरे प्यारे ध्यान दो, पांचवी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमम से, सेंट्रल मैक्सिमम से पांचवी डार्क फ्रिंज। तो सर इसमें या तो रखो n की वैल्यू 5 सीधे, तो 2 5 10 -1 मतलब 9d लैम्डा अपॉन 2d। क्लियर। या फिर आप इसमें n की वैल्यू रखो कितनी 4, उससे एक कम रखी जाती है, तो 2 4 8 + 1। तो मेरे हिसाब से इसको ना याद करके आप इसको याद करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ भाई, अगर मुझे पांचवी डार्क निकालनी है तो इसमें रखेंगे n की वैल्यू 0, मतलब 0 से शुरू करते हैं तो 0 को 1 मानते हैं, 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5। तो अगर 5 निकालनी है तो n की वैल्यू 4 रखेंगे इस वाले में, तब भी वही आंसर आएगा 9d लैम्डा अपॉन 2d। लेकिन बेहतर ये रहेगा, क्योंकि सर वो हमें ना n को सीधे वही रखने की आदत पड़ जाती है, n की वैल्यू 5 रखो सीधे, तो n की वैल्यू 5 यहां रखो। समझ में आ गया। जिसने नहीं भी लिख रखा वो भी ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। ओके जी, अब ये कहानी खत्म। एक और टॉपिक बचा इसमें, एक और बात बची, बोलो क्या। फ्रिंज वेट, फ्रिंज वेट ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या आप मुझे बता सकते हैं डार्क फ्रिंज की फ्रिंज वेट? सर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रिंज वेट ऑफ ब्राइट फ्रिंज? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। मतलब दोनों ही फ्रिंज वेट, दोनों की फ्रिंज वेट कितने के इक्वल होगी? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। दोनों की फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम। पैटर्न कैसा बनेगा? सर कुछ ऐसा बनेगा, मतलब अरे यार इसको थोड़ा बराबर बना लेना, कर लोगे क्या? ऐसा ही बनेगा, बात समझ में आना, और पूरे तक वैसा ही जाएगा। मतलब अगर इंटेंसिटी वर्सेस जो उस दिन बना रहे थे, इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल का ग्राफ, लेकिन अगर बनाया वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में तो ये बड़ा और फिर ये छोटे होते चले जाएंगे। किसका? हाँ, सेंट्रल वाला डबल का होगा। एक तो पहली बात उसकी विड्थ भी डबल हो जाएगी और ऊंचाई भी ज्यादा हो जाएगी। ये डबल स्लिट है, डबल स्लिट में तो सब सेम होते हैं, और सिंगल स्लिट में होता वो कि डबल चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब आ जाओ एक क्वेश्चन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, गलती नहीं करनी, बार बार कह रहा हूं। अच्छा चलो एक बार सिंगल स्लिट वाले भी बता देते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। क्या आप लोग मुझे सिंगल स्लिट वाले फॉर्मूले भी एक बार बता सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनना, दो ही तो फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले हैं उसमें भी, है ना। तो सिंगल स्लिट के लिए बताओ yn क्या होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। रुक जाओ एक मिनट, है ना। फॉर सिंगल स्लिट, इससे पहले वाले जितने भी थे वो डबल स्लिट के लिए थे। फॉर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी? yn बराबर 2n, सही बताना, d लैम्डा अपॉन 2a। क्लियर है?
एन की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, बताओ, 0 से लेकर 1 2 3, 0 पर कौन सी आएगी, सेंट्रल ब्राइट आएगी या फर्स्ट आएगी। इसमें मैंने yn बराबर 2, रुक जाओ, 2n + 1 d लैम्डा अपॉन 2a, yn डैश इज द डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, nth मैक्सिमम, हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो सेंट्रल ही आ जाएगी, क्लियर है, n की वैल्यू 0 रखने पर सेंट्रल। अब इसका बताओ क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, इसको अच्छा nth मैक्सिमम भी कहते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज मतलब nth मैक्सिमम और nth मिनिमम, तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज yn डैश इक्वल टू वेरी गुड n d लैम्डा अपॉन स्मॉल a, समझ गए ना, ओके। बस इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि 0 पे कभी भी ब्राइट मतलब डार्क नहीं बनेगी, 1 से शुरू करनी है, ऐसे दे, समझ गए। अभी को डाउट है नहीं। अब इसमें एक और बात बता दो, फ्रिंज विड्थ बता दो कितनी होगी, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्या हुआ निशा बताओ, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बीटा बराबर बीटा डैश बराबर कितना, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, लेकिन वेरी गुड, इसके अलग से बना लेते हैं, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम या मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, बीटा नॉट बराबर 2 टाइम्स ऑफ डी लैम्डा अपॉन ए। अभी बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना, अरे भाई समझ गए, इतने में कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चंस करेंगे बस, ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अब जब आएगा तो साइन थीटा 1 बराबर, अगर साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन ए, और दूसरा वाला साइन थीटा डैश बराबर हाँ 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले पे अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एक बार भाई ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं आप लोग अगर इनको ध्यान दे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो गया, चलो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सुनो भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से, बताइए, इसने कहा कंसिडर कंसिडर इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी। एक सोर्स की इंटेंसिटी दी है आई, सुनो लिखो, एक सोर्स की इंटेंसिटी दी है आई, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी दी है 4i, दो अलग अलग सोर्सेज हैं, उनकी इंटेंसिटीज दी गई हैं i एंड 4i। फाइंड द इंटेंसिटीज एट पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज π/2। सुनिए, दो इंटरफेरेंस हो रहा है, दो अलग अलग वेव हैं, देखिएगा मैं न्यूमेरिकल जो भी हैं वो काम के करवा दे रहा हूं चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारे करवा दूंगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान पड़ेंगे, ठीक है ना। सुनिए, दो अलग अलग वेव्स, एक वेव की इंटेंसिटी कितनी है आई और एक की कितनी है 4i, ये दोनों सुपर इंपोज करती हैं, तो बताइए रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, बशर्ते कि फाई कितना हो π/2, बस इतना दिया क्वेश्चन में। तो सर फॉर्मूला होता है आई बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, लेकिन इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं आई बराबर बल्कि होता I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos फाई। बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे किया मैंने बताया था आपको पहले भी कभी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², होता है कि नहीं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², तो जहां a² है वहां पर हम I रख सकते हैं, समझ में आ गई बात ना।
बहुत अच्छे। अब बताओ मुझे रिजल्टेंट आई बताना है, आई नेट बताना है, मतलब आई नेट। I1 कितना है आई, I2 कितना है 4i प्लस 2 अंडर रूट 4i। सर कॉस फाई कितना दिया है पाई बाई 2, कॉस 90 की वैल्यू 0। सर ये 0 हो गया, तो आई नेट कितना आ जाएगा बोलो भाई 5i। पहला क्वेश्चन खत्म। क्लियर? एक बार का उसने फेज एंगल पाई के इक्वल है, फेज एंगल पाई के इक्वल है, दो फेज एंगल दिए हैं फाई, एक बार पाई बाई 2 लेना है और एक बार पाई लेना है। बच्चों पहले वाले इसके फर्स्ट पार्ट में तो मैंने फेज एंगल को कितना लिया पाई बाई 2, तो जो रिजल्टेंट वेव बनी उसकी इंटेंसिटी कितनी आ गई पाई बाई के इक्वल। समझ गए? और अगर मैंने इसका ये ले लिया सॉरी फेज एंगल कितना पाई, तो आई बराबर कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट, या छोड़ो ना वैल्यू रख देता हूँ सीधे 4i प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट i इंटू रूट 4i इंटू में कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू बताओ भाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है सर 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये हो गया 5i प्लस 2 अंडर रूट 4i का स्क्वायर इंटू -1। सर ये हो जाएगा 5i माइनस 1 2 बता 4 का स्क्वायर रूट 2 i का स्क्वायर रूट i। सर ये आ जाएगा 5i माइनस 4i, मतलब मिला जुला कर कितना आई नेट कितना आ जाएगा समझ गए ना, आई नेट आई के इक्वल। अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे, बार बार करो भाई, मान जाओ ना, कर लोगे कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुनो, लिखिए द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स इज 2:1। किन्हीं दो वेव का एम्पलीट्यूड रेशियो कितने के इक्वल है 2:1 के इक्वल है। आपको मुझे इसका W1 बाई W2 बताना है, I1 बाई I2 बताना है और I मैक्स बाई I मिनिमम बताना है। अगर ये तुमने बता दिया मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ सीधे फॉर्म पर डेरिवेशन है ही नहीं भाई इस चैप्टर में, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सबसे पहले तो मुझे बताओ A1 बाई A2 दिया है 2:1, हमें निकालना है W1 बाई W2, क्या हो जाएगा 4:1। अगर जिसको नहीं याद है अभी लिखवाया था 2 मिनट पहले, नहीं लिखोगे फंसते रहोगे भाई। I1 बाई I2 बराबर क्या था W1 बाई W2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई, तो सर I1 अगर मुझे अभी W1 बाई W2 निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा सर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, वो कितना दे रखा है 2/1 का स्क्वायर कितना जाएगा 4/, खत्म। फिर इसके बाद सर सेम तो है, जो W1 बाई W2 का होता है वही I1 बाई I2 का होता है। सर ये कितना हो जाएगा 4/1, लेकिन सर I मैक्स और I मिनिमम ये बता दो तो मजा आ जाए। सर ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सर यहां से क्या कर लूंगा A1 कॉमन ले लूंगा, या फिर हाँ हटाओ वो ज्यादा आसान पड़ेगा। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A2, तो ये हो जाएगा सर 2A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और A1 की जगह पर यहाँ 2A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा भाई I मैक्स अपॉन I मिनिमम कितना हो जाएगा 2A2 प्लस A2 3A2 का होल स्क्वायर, 2A2 में से A2 गया A2 का स्क्वायर, 9A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9:1। समझ में आया? नहीं करोगे तो ना करो भाई, बैठे रहो, है ना। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। देखो सुनो भाई, सुनो बड़े सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। इसने कहा इन YDSE द टू स्लिट्स आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट। इन YDSE द टू स्लिट्स आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या दिया ये स्मॉल d 0.0 है ना। हाँ नहीं कोई जरूर नहीं है 0.0, अभी देखो पहले सब सारी वैल्यू देख लो उसके बाद देखना। 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे। अब करना पड़ेगा या तो उसको या तो इसको। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे, 1.5 मीटर अवे है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे
ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच की डिस्टेंस दी है। समझो ये क्या दिया है, बताओ क्या दिया है, ये y4 दिया है, खाली बिना बात ये डराने के लिए है कि फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकता था डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है? तो ये समझो क्या दे दिया, y4, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड द फोर्थ ब्राइट इज 1 सेंटीमीटर। कितनी दी है ये? 1 सेंटीमीटर, मतलब y4 दे दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, आपको लाइट की वेवलेंथ बतानी है, जो वेवलेंथ यूज की गई होगी उसकी उस लाइट की वेवलेंथ बतानी है। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत कारगर होते हैं उन लोगों के लिए ये रिवीजन क्लासेस, जो बच्चे सच में इस समय इंक्रीज करना चाहते हैं अपने मार्क्स, जो बच्चे मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होती हैं। स्मॉल डी की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 मीटर, इसको कर लेंगे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर क्या दिया है, और y4 दिया है, y4 कितना, चौथी ब्राइट फ्रिंज की दूरी दी है सर, कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो सर y4 का फॉर्मूला होता है 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, कितने के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। 4d, d की वैल्यू कितनी सर, 150, लैम्डा मुझे पता करना है सर, स्मॉल d की वैल्यू कितनी, 0.03 बराबर कितना, 1, उधर ले जाओ, तो लैम्डा बराबर मेरे बच्चों कितना जाएगा, 0.03 अपॉन 4 इंटू 150, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, अब बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 3 से को हटाओ, 1/4 इंटू 3 5 जा 15, 5 के आगे 3 0, ये कुछ आ गया, आया ना, ये आया, बताओ कितना है सॉल्व करके। इसका आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर 7, हाँ वो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे भाई, ये 5 और 20, ये हो गया सर 1/20,000, हो गया ना 20,000। अब सर 20,000 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको लिख दूंगा, बोलो 1/2 इंटू 10 की पावर -4 होगा, इससे इसको डिवाइड करा दूंगा, कितना आएगा, 2 से इंटू 10 की पावर -4, तो अभी हो जाएगा कितना, 5 इंटू 10 की पावर -5 क्या सेंटीमीटर, और उसका आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वही आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हो गया, समझ में भी आया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर में आने लायक। इसने कहा ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, ए बीम ऑफ लाइट, एक लाइट का बीम है जिसके अंदर 2 टाइप की लाइट है, एक में है 6500 एंगस्ट्रॉम और एक में है 5200 एंगस्ट्रॉम। ओके, यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन वाईडीएससी, हो गया यहां तक। देखो, एक की है 6500 एंगस्ट्रॉम, दूसरे की है 5200 एंगस्ट्रॉम, 2 अलग अलग लाइट हैं, बार बार क्या, 2 अलग अलग, एक ही बीम में 2 अलग अलग कलर की लाइट हैं। ठीक है, इन वाईडीएससी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब स्मॉल डी 2.5 mm, 2.5 mm, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट से स्क्रीन की दूरी 150 सेंटीमीटर, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर, हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। आपको बताना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको बताना है, इसे पूछा कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से कम कितनी दूरी पर जाकर, सना ध्यान दो, ध्यान दो, स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूर जाकर दोनों लाइट की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक जगह ऐसी भी आएगी जहां पर इसकी भी ब्राइट बनेगी उसकी भी ब्राइट बनेगी एक ही पॉइंट पर, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि सेंट्रल स्क्रीन से, स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूर ऐसा होगा कि दोनों की ब्राइट बन रही हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बात ऐसा समझो, ये रही हमारी, मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं सर यहां, सुनो भाई सुनो, ये क्या है, यहां सेंटर है ना, ये मैंने मान लिया कि सर यहां से कितना दूर, y डिस्टेंस दूर, ठीक है,
अब y डिस्टेंस दूर का मतलब बस डिस्टेंस सेम है, पर ये जरूरी नहीं है कि इसकी पहली तो उसकी भी पहली होनी चाहिए, कोई सी भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसकी चौथी उसकी पांचवी, ऐसा भी हो सकता है इसकी 10वीं उसकी छठी, समझ गए ना। तो इसका मतलब मैंने पहले ये देख लेना है कि यहां पर जो दोनों की y पहुंच रहा है वो दोनों का क्या हो जाएगा, दूरी तो सेम होगी। मान लिया, ऐसे समझो, मान लिया कि कौन कौन सी दी है पहले बताओ। λ1 कितना दिया है बच्चों, बताओ। ये दिया। λ2 कितना दिया, 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। मैंने मान लिया इसकी n1 और इसकी n2। सुनो भाई सुनो, ये बच्चे, इसकी nv और उसकी n2v, मतलब n1 n2 अलग अलग कर दिया है, तो वो n ही दोनों के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका n1 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, n1d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसकी n1v ब्राइट फ्रिंज, n1v ब्राइट फ्रिंज, और इसकी n2v ब्राइट फ्रिंज। कैपिटल डी दोनों के लिए सेम, स्मॉल डी दोनों के लिए सेम, λ1 और λ2 होगा। नहीं समझे? तो सर कैपिटल डी से कैपिटल डी को उड़ा दो, स्मॉल डी से स्मॉल डी को उड़ा दो। n1 अपॉन n2 बराबर कितना आ गया, λ2 अपॉन λ1। क्या आप मुझे बता सकते हैं n1 अपॉन n2 बराबर λ2 की वैल्यू कितनी है, 5200 है भाई, अपॉन 6500। ये हो जाएगा सर 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। नहीं समझे? 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65, 4/5 आ जाएगा। n1/n2 बराबर 4/5। इसका मतलब पहले की चौथी और दूसरे की पांचवी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगी। नहीं समझे? पहले की चौथी और दूसरे की पांचवी ब्राइट फ्रिंज सबसे पहली बार कोइंसाइड करेंगे आपस में। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा है बताओ कितनी दूर, मिनिमम कितनी दूर कोइंसाइड करेंगी, तो या तो सर पहली वाली का y4 निकाल दीजिए या तो दूसरी वाली का y5 निकाल दीजिए। नहीं समझे? उसकी पांचवी की दूरी भी वही होगी, इसकी चौथी की दूरी भी वही होगी, तभी तो कोइंसाइड करेंगी। बहुत बढ़िया, क्या कहने, तो इसका मतलब सर मैं y4 निकाल दूंगा, बात खत्म हो गई। नहीं समझे? y4 फर्स्ट, 5 4 4 फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाली के लिए y4 कितना आएगा बोलो, 4d λ1 अपॉन स्मॉल डी। 4 आपके पास है, d आपके पास है, d बताइए कितना है, कैपिटल डी कितना, 150 सेंटीमीटर। ओके जी। λ1 कितना है आपके पास सर, 6500 इंटू 10 की पावर -12 नहीं -8 होगा ना शायद, 8 होगा ना, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, 10 के पावर -10 मीटर होता है, फिर उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या कर रहे हैं, समझ गए? ठीक। अपॉन में समझ रहे हो ना? ओके। अपॉन में कितना, डी कितना, स्मॉल डी 2.5 इंटू 10 सेंटीमीटर में ना, mm में है कि सेंटीमीटर में, mm में है, तो 10 की पावर -1। समझ गए ना? इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, y4 आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं y4 ही बस निकालना है। मतलब अब तुम ये ना कंफ्यूज होना कि सर चौथी और पांचवी में क्या करना है। भाई चाहे आप पहली वाली की चौथी निकाल दो, जैसे मैंने कहा ना यार, मेरी चौथी और इसकी पांचवी, कोई भी चीज, मैंने कहा इसका फोर्थ और इसका फिफ्थ बराबर है, तो इसका फोर्थ और इसका फिफ्थ बराबर है, इसका मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब यहां से आप बस केवल फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की, पहली वाली की फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता कर लो सेंटर से कितनी होगी, या फिर दूसरी वाली की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता कर लो कितनी होगी। साथ नहीं बात समझ में आई? हाँ, तो ध्यान क्यों लगा रहे हो फिर? कहां ध्यान लगा रहे हो? देखो सुनो, मैंने अभी जो ये किया पहले होता, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले? याद है पक्का? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई ऐसे समझो, मैं 4 कदम उठाऊंगा तो वहां पहुंचूंगा, और तुम सिर्फ 2 कदम उठाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। इसका मतलब मेरे चौथे कदम की दूरी और तुम्हारे दूसरे कदम की दूरी यहां से बराबर होगी, सेंटर से बराबर होगी। अब तुम मेरे या तो 4 कदम नाप लो या तो अपने, जब भी मैं ये कहूंगा ना मेरा हर चौथा, मतलब मेरे हर 4 कदम तुम्हारे हर 2 कदम के इक्वल है, तो इसका मतलब तुम या तो मेरे 4 कदमों की दूरी नाप लो या तो अपने 2 कदमों की दूरी नाप लो, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए मैंने कहा कि पहले की चौथी और दूसरे की पांचवी ब्राइट फ्रिंज अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो या तो आप फर्स्ट वाले की चौथी ब्राइट फ्रिंज की दूरी नाप लो, या फिर आप सर दूसरे वाले की पांचवी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस नाप लो। नहीं समझे?
बस ये है भाई, सिंपल फंडा है ना। ये आएगा अल्टीमेट आंसर। किसी का आया क्या भाई? तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा गलत किया, मतलब वो ठीक है, जो भी आ रहा होगा। कितना आ रहा है? ठीक है, हो गए 0.156 सेंटीमीटर। हो गए जी। चलो, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है, अभी देखते हैं, है ना। सुनो भाई यार, बात नहीं, ये तो आप जब ऐसा करने लगते हैं ना, फिर वहीं से मुझे लगने लगता है कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सुनो, ठीक है, लिखे एक क्वेश्चन और। सुनो भाई, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे। सुनो बस ध्यान दो जल्दी से। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम ए नैरो स्लिट। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम ए नैरो स्लिट। फ्रॉम ए नैरो स्लिट मतलब सिंगल स्लिट हो गया, समझ गए ना। फ्रॉम ए नैरो स्लिट, फाइंड द स्लिट विड्थ। फाइंड द स्लिट विड्थ मतलब क्या निकालना है? स्मॉल ए। स्लिट विड्थ, फ्रिंज विड्थ नहीं। इफ द फर्स्ट मिनिमम लाइज 5 mm, इफ द फर्स्ट मिनिमम लाइज, फर्स्ट मिनिमम मतलब फर्स्ट डार्क भी कह सकते हो, हाँ ठीक है ना। फर्स्ट मिनिमम लाइज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, 5 mm ऑफ आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। When plane wave of wavelength 5 × 10⁻⁻7 मीटर आर इंसिडेंट ऑन इट। वेवलेंथ कितनी दी है? 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻⁻7 मीटर। समझ पाए क्वेश्चन? करिए। (0.2 mm आ रहा है क्या? हाँ, 2 × 10⁻⁴ मीटर, सही है। 2 × 10⁻⁴ मीटर। अरे भाई देखो क्या क्या दिया है। स्मॉल ए बताओ कितना दिया बच्चों? ये फाइंड करना है। कैपिटल डी कितना दिया? कैपिटल डी 2 मीटर। चलो, लैम्डा कितना दिया है? 5 × 10 की पावर, ठीक है। कौन सी बताइए? y1 डैश बताइए शायद। y1 डैश, क्योंकि yn को मैं लेता हूं ब्राइट और yn डैश को लेता हूं डार्क, तो y1 डैश बताइए। जरा सिंगल स्लिट वाले के फॉर्मूले देखो, और सिंगल स्लिट वाले में फर्स्ट मिनिमम मतलब nth मिनिमम का बताओ क्या होता है सिंगल स्लिट वाले में? nth मिनिमम का n d लैम्डा अपॉन स्मॉल a, ये होता है nth मिनिमम का, ठीक है ना। ये होता है yn डैश का फॉर्मूला, yn डैश का फॉर्मूला होता है। मुझे क्या दिया गया है? y1 डैश कितने के इक्वल दिया है? y1 डैश कितने के इक्वल दिया है? 5 mm, तो 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब मेरे प्यारो ये बताओ मुझे, y1 डैश का मतलब 1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल a कितने के इक्वल?
5 इंटू 10 की पावर -3। कैपिटल डी आपके पास है 2 इंटू लैम्डा आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में ए मुझे पता करना है सर 5 इंटू 10 की पावर -3। अब मैं क्या कर दूंगा, ए को साइड ले जाऊंगा, यह आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -3। 5 से 5 कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा ए बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 और प्लस 3, तो ए बराबर आ जाएगा सर 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। समझिए ना, अगर इसको mm में बदलना हो तो 2 इंटू 10 की पावर -1 mm, और इसी को अगर लिखना हो तो 0.2 mm, जो आप चाहो लिख लो। अरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बस थोड़ी देर और है थोड़ी देर और से, ठीक है ना, इतनी टेंशन ना लो। ठीक है चलो, नहीं मैं बता रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है ना। सोलहवां क्वेश्चन का बी, भाई 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 मान जाओ, है ना, बस। अच्छा बस ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, उसका आप पक्का छोड़ दो। सुनो भाई बस, ए बच्चे ध्यान लगाओ इधर, लास्ट क्वेश्चन है ये, अभी रुक जाओ, अभी देखो परेशान हो। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करके उसका छुट्टी हो जाएगी। लिखिए ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, स्लिट ऑफ विड्थ ए, हाँ ए, बस ए दिया है। स्लिट की विड्थ कितनी दी है? ए इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी दी है? 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर। हो गया यहां तक? अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए व्हेन फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब वो वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक बार फिर सुनो। फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, पहली बात तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लो, लैम्डा आपको दे ही रखा है। बोला है जब फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री के एंगल पर फॉल हो रहा हो, फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री के एंगल पर फॉल हो रहा हो, तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। अब मैं आपको ये रिलेशन भी बता देता हूं भाई, पहले बता रखे हैं वैसे मैंने सब। क्या नवेद मुझे बताओगे फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या होता है? nth मिनिमम के लिए सर देखो भाई 4 nth मिनिमम इन सिंगल स्लेट। यार मैं ना पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की, कुछ भी ना ऐसा रहे जो आप लोगों को ना मुश्किल लगे। साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या भी होता है ये, अच्छा बस हाँ यही होता है, खत्म। इज इक्वल टू होता है वाई अपॉन वाई एन अपॉन कैपिटल डी। सुनो बच्चों ध्यान लगाओ, साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए इंटू वाई एन अपॉन डी होता है। nth मिनिमम बताओ, छोड़ो क्या होता है nth मिनिमम। nth मिनिमम की दूरी कितनी होती है सेंट्रल से? yn बराबर, अभी तो लिखा था yn बराबर एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, ये भी वही है, डी को उधर भेज दोगे तो यही आ जाएगा। yn अपॉन कैपिटल डी बराबर होता है एन लैम्डा अपॉन स्मॉल ए होता है, और यही क्या भी होता है? साइन थीटा एन होता है, साइन थीटा एन। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा पहली ब्राइट का एंगुलर, सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपको लैम्डा दे दूं और ए दे दूं और आपसे पूछूं बताओ फर्स्ट मिनिमम किस एंगल पर मिलेगी, तो फिर आप लगाएंगे साइन थीटा 1 बराबर 1 लैम्डा ए, 1 लैम्डा बाई ए, उससे आपका थीटा 1 आ जाएगा। उसने इस क्वेश्चन में क्या किया, चला कि थीटा 1 दे दिया, मतलब साइन थीटा 1 वैसे होगा कितने के इक्वल सर? 1 लैम्डा अपॉन स्मॉल ए के इक्वल होगा, और उसने साइन थीटा 1 कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं इसके, लगते हैं बस टफ। लैम्डा बताओ कितना होगा? लैम्डा 650 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में स्मॉल ए, सर ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 650 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन ए। सर ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -9। बोलो कर लोगे? मीटर में आ गया, खत्म हो गया, समझ में आया? बहुत है। एक क्वेश्चन उसने क्या कहा, फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये तो किसके लिए हुआ? 4 nth मिनिमम। नवेद बताओ 4 nth मैक्सिमम
परसों भी मैंने ये सब बताई थी, थोड़ा मुश्किल हो गया था लेकिन। फॉर nth मैक्सिमम साइन थीटा n डैश, फॉर nth मैक्सिमम उल्टा कर दिया हूं मैं अभी, है ना। चाहो तो आप इसको क्या कह सकते हो, थीटा n डैश, इसको n डैश ले सकते हो, इसको y n डैश ले सकते हो, समझ गए ना। इसको क्या लेंगे मैक्सिमम वाले को, साइन थीटा n बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a इज इक्वल टू yn अपॉन कैपिटल D। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बात समझ में आ गई है। मुझे किसकी निकालनी है, फर्स्ट मैक्सिमम का एंगल दिया है, फर्स्ट मैक्सिमम का एंगल दिया है, समझ रहे हो ना। तो साइन थीटा 1 सर इस केस में भी दिया है, और ये हो जाएगा कितना 2 × 1 + 1 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा। थीटा 1 कितना दिया है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर ये हो जाएगा 2 + 1 3, लैम्डा कितना दिया है 650 × 10⁻⁻9 अपॉन में 2a, मुझे a निकालना है। बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, बल्कि इसकी वैल्यू रख दो पहले, 1/2 बराबर कितना 3 × 650 × 10⁻⁻9 अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल। सर a बराबर कितना आ जाएगा, बोलो कर लोगे कि नहीं, 3 × 650 × 10⁻⁻9 मीटर, बस खाली मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई तुम्हारा आंसर आ गया क्या, किसी एक का आया नहीं, 30 दिया दोनों में, 30 दिया। मतलब अगर थीटा, उसका कहना है था अगर एक बार मिनिमम 30 पे पड़ रहा हो तो बताओ क्या होगा लैम्डा, एक बार मिनिमम कितने वो सॉरी a कितना होगा, और एक बार मैक्सिमम में 30 पे पड़ रहा हो 30 डिग्री के एंगल पर। इन क्वेश्चंस को छोड़ने वाले लोग ना, जिस दिन फिजिक्स का पेपर होगा उस दिन मेरे पास कम से कम अगर नहीं भी कॉल किया तो पछताएंगे जरूर कि यार ये क्या हो गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं भाई, डिफ्रैक्शन पैटर्न, अब सुनो, वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ डेरिवेशन माने तो दो ही हैं, एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। उसके अलावा जितना भी पूरा बचा आपके पास, वो सब डिटेल बस में क्या है, सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने हैं, उनके बेस पर न्यूमेरिकल करना है, छुट्टी। समझ गए ना। इसलिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मत इसको बिल्कुल भी हल्के में लेके जाना, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना इस टाइप के, ठीक है ना। जो भी सैंपल पेपर वगैरह मिले, PYQ में मिले, वो सब कर लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।